सबसे पहली बात है कि आपके उत्तर का विस्तार और परिधि उपयुक्त हो। उपयुक्त का मतलब क्या हुआ? देखिए, खराब उत्तर लिखने वालों में जो कमी होती है उसमें से एक कमी ये होती है कि पूछा क्या गया है उसको ठीक से समझे बिना वो कुछ ऐसी बातों को शामिल कर देते हैं जो नहीं पूछी गई हैं। कभी कभी पूरा उत्तर ही इस बात पर चला जाता है जो नहीं पूछा गया है, क्योंकि एग्जैक्टली वो समझ नहीं पा रहे कि उनके द्वारा लिखे जाने वाले उत्तर के प्रश्न की सही परिधि और सही विस्तार कितना था। तो विस्तार और परिधि के मामले में सबसे पहला नियम है, जो पूछा गया है वही लिखे। इस वही को मैं उद्धरण चिन्ह में लिख रहा हूं, जोर देकर लिख रहा हूं। जो पूछा गया है वही लिखे, और वही का मतलब है ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अब वही के दो मतलब ये हैं, एक तो अनावश्यक बातें ना लिखें। ऐसा लालच कई बार हो जाता है, जैसे आपने एक टॉपिक को बहुत गहराई से पढ़ा, बहुत ही गहराई से पढ़ा, प्रश्न उसके बारे में आया किंतु उस कंटेक्स्ट में नहीं आया जो आपने पढ़ा हुआ था। ऐसा होता है, कई बार होता है। अब आपको बेचैनी इस बात की है कि जो मैंने पढ़ा था वो जीवन में इसी एक दिन काम आ सकता था और आज ही वो काम नहीं आ रहा, और आप परीक्षा को थोड़ा प्रभावित करना चाह रहे हैं कि देखो मैंने कितना पढ़ा है। उस समय अपने मन पे कंट्रोल करना, नियंत्रण रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, बेहद मुश्किल है। जैसे आपने द्वितीय विश्व युद्ध का घटनाक्रम ठीक से पढ़ा हुआ है, पहले किसने किस पे हमला किया, फिर क्या हुआ, स्टालिन ने क्या किया, हिटलर ने क्या किया, अमेरिका कब कूदा, इंग्लैंड का क्या रोल था, जापान जर्मनी, सब आपने रटा हुआ अच्छे तरीके से। और आपको किसी अध्यापक ने बता दिया कि इस बार सेकंड वर्ल्ड वॉर पर प्रश्न आने की खतरनाक संभावना है। इससे आपका उत्साह और बढ़ गया है। प्रश्न आया भी लेकिन बदल के आ गया, और प्रश्न ये पूछा है, अगर आप प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो ऐसा क्या करते कि दूसरे विश्व युद्ध की नौबत ना आती। प्रश्न ये पूछ लिया है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से नहीं आया सवाल, सवाल तो आया है, बस ये है कि सवाल में वो मसाला काम नहीं आ रहा जो आपने याद कर रखा था। आपने अच्छे से तैयार किया हुआ था कि सैंडविच बना दूंगा मक्खन लगा के, लेकिन मक्खन बेकार हो गया, सड़ गया सारा का सारा। अब ऐसे में कई बच्चे ना अपना वो लालच, जोश, उत्साह रोक नहीं पाते। वो 200 में से 150 शब्दों में बताते हैं कि पहले ये जान लेना जरूरी है कि द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ क्या क्या था। 150 शब्द में वो सब बकवास लिखने के बाद फिर कहते हैं अब सवाल है कि मैं ऐसा क्या करता कि ये सब ना होता। मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार, आपने विषय को जितना भी पढ़ा है ये मानकर चलिए कि परीक्षक से कम पढ़ा हुआ है। अगर परीक्षक से कम पढ़ा है तो आपका लिखा हुआ कुछ भी उसको रोमांचित नहीं करने वाला, और विशेष तौर पर तब जबकि वो पूछा ही ना गया हो, तब तो बिल्कुल रोमांचित नहीं करने वाला। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अच्छे से अच्छी बात उस प्रश्न के उत्तर में लिखी जहां उसकी जरूरत नहीं थी, तो वो अच्छे से अच्छी बात आपके लिए घातक है, नुकसानदेह है, फायदेमंद नहीं है। तो क्या लिखना है? जो पूछा है सिर्फ उतना लिखना है। और दूसरी बात है, जो पूछा है उसमें से कुछ ना छूटे। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न के एक से ज्यादा संदर्भ होते हैं और हम प्रश्न के उन सारे संदर्भों को समझे बिना किसी एक आध संदर्भ को फोकस कर लेते हैं या किसी एक दो संदर्भों को छोड़ देते हैं, उन पर चर्चा नहीं करते हैं। इसको हम दर्शन की भाषा में, रीजनिंग या लॉजिक की भाषा में कहते हैं कि प्रश्न को समझने की प्रक्रिया में या उत्तर लिखने की प्रक्रिया में न तो अतिव्याप्ति हो न ही अव्याप्ति हो। कुछ ऐसा न छूटे जो पूछा गया है, कुछ ऐसा न लिखें जो नहीं पूछा गया है। एग्जैक्ट तरीके से समझना है। अभी अभ्यास करेंगे। अभी तो रैंडम सी बात मैं करना चाह रहा हूँ, समझ लें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। ये तो हुई विस्तार और परिधि की बात। दूसरी बात है अनुपात और संतुलन की बात। देखिए, अगर प्रश्न ऐसा है जिसमें एक ही बात पूछी गई है तब इसमें समस्या नहीं है। अगर प्रश्न ऐसा है जिसमें एक से ज़्यादा पक्ष बनते हैं, जो अच्छे प्रश्न हैं उनमें अक्सर 2, 3, 4, 5 पक्ष बनते हैं, उन सारे पक्षों पर आपको लिखना होता है। अगर ऐसा प्रश्न है जिसमें एक से ज़्यादा पक्ष हैं तो इनको हम कह लेते हैं कि बहुपक्षीय जो प्रश्न हैं। उन बहुपक्षीय प्रश्नों में ध्यान रखना है कि आपके उत्तर में विभिन्न पक्षों में जो अनुपात प्रश्न की नेचर में है वही अनुपात उत्तर की नेचर में हो। अनुपात प्रश्न की मांग के अनुसार। हमसे जो मिस्टेक्स होती है उनमें से एक ये भी है कि एक पक्ष बहुत छोटा हो गया, एक पक्ष बहुत बड़ा हो गया, तो उससे उत्तर लंगड़ा सा लगता है। ऐसा लगता है कि एक तरफा झुका हुआ है, सीधा चल नहीं पा रहा है, क्योंकि परीक्षक ज़्यादा जानना चाह रहा था ये वाली बात और आपने ज़्यादा मात्रा में लिखी है दूसरे वाली बात। तो फिर वो अंततः परीक्षक जो अंक देगा ना, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। परीक्षक को उत्तर पढ़ के अच्छा महसूस होना चाहिए, और अच्छा महसूस होने में बहुत सारे पक्ष काम करते हैं, जिसमें एक पक्ष ये भी है कि जो वो जानना चाह रहा था वो उसे मिला या नहीं मिला, ठीक से मिला या नहीं मिला। असली बात केवल मनोवैज्ञानिक है। मैं अक्सर इंटरव्यू की क्लास में कहता हूँ कि इंटरव्यू में नंबर लेना केवल मनोवैज्ञानिक मसला है। अगर आप उस मनोविज्ञान को समझ जाएंगे जिस मनोविज्ञान से परीक्षक आपसे सवाल पूछ रहा है इंटरव्यू में, तो आप अच्छे नंबर ले आएंगे। ठीक है, यही बात मुख्य परीक्षा में। अगर आप परीक्षक के मनोविज्ञान को कैच कर पा रहे हैं तो आपको सारी युक्तियां समझ में आ जाएंगी कैसे हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अभी मोटी मोटी बातों में एक बात यह है कि आपके अनुपात और संतुलन बना रहे। दूसरी बात, ये केवल विस्तार परिधि के मामले में नहीं है। अगर किसी प्रश्न में आपकी राय पूछी गई है तो कभी भी अपनी राय देते हुए हमेशा ध्यान रखें कि सकारात्मकता और नकारात्मकता का, या जो भी दो पक्ष हो सकते हैं उस राय के मामले में, उनके बीच का संतुलन। संतुलन का मतलब 50-50 नहीं होता है कि आप हमेशा बराबर की बात करेंगे। जैसे यदि कोई आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ ले, क्या आपको लगता है कि भारत में संसदीय शासन से ज़्यादा बेहतर अध्यक्षीय शासन प्रणाली है? अब इसमें आपको 50-50 नहीं करना है। आपको संसदीय शासन पद्धति के पक्ष में करीब 70-75% झुके होना है, और 20-25% आपको अध्यक्षीय शासन के अच्छे होने के बारे में बताना है। पक्ष और विपक्ष की बात करते हुए एक संतुलन बना रहे, एकदम एक तरफा ना हो जाए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, संतुलन साध लेते हैं, तो इस समय ठीक बात है। आपके
उत्तर के अच्छे होने का तीसरा और शायद इन दोनों की टक्कर का महत्वपूर्ण पक्ष है प्रामाणिकता। देखिए, एक प्रामाणिक व्यक्ति और एक अप्रामाणिक व्यक्ति में अंतर यही है। मैं उत्तर लेखन के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, दर्शन के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कुछ क्लेम करते हैं तो उस क्लेम के पक्ष में आपके पास प्रमाण होना चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी की शिकायत भी करते हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे ये व्यक्ति बहुत परेशान करता है, तो राज्य यानी कि पुलिस आपसे पूछेगी प्रमाण दीजिए, कुछ तो ऐसा दीजिए जिससे हमें लगे कि हाँ सच में परेशान करता है। फिर आप कहेंगे देखिए मैं इसको जानता बूझता नहीं हूँ और ये मुझे रोज़ मैसेज पर धमकी देता है, ये देखिए इसके मैसेज आए हुए हैं, धमकी है इसमें। आपने दूसरे व्यक्ति का मोबाइल नंबर चेक किया, वो उसी का नंबर है, मैसेज उसी के नंबर से गया है, एक बार ने 10 बार गया हुआ है, तो एक बेसिक प्रमाण हो गया कि हाँ आरोप सही है। फिर आप उस व्यक्ति से पूछेंगे आपका क्या जवाब है, वो कहेगा कि इसका फ़ोन चेक किया, मेरा भी चेक कर लो, मैंने 10 भेजे हैं, उससे हर बार उससे पहले इसका मैसेज आया है और इसके 3 मैसेज आए उसके बाद जाके मैंने एक भेजा। बात पलट गई क्योंकि प्रमाण और बेहतर आ गए। जब तक प्रमाण नहीं होगा आपकी बात में वजन नहीं होगा, बात में दम नहीं होगा। और हल्की बात करने से आईएएस नहीं बन सकते, अच्छी बातें मत कीजिए। अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, 2-3 बच्चों ने कहा कि मैं भूगोल विषय का विद्यार्थी हूँ, भूगोल में उत्तर कैसे लिखें, और दिक्कत है कि मैं भूगोल का विद्यार्थी नहीं हूँ, तो मैं कैसे बताऊँ भूगोल का उत्तर कैसे लिखें। लेकिन मेरी समझ है कि उत्तर लिखना अगर आपको एक विषय में आता है तो वो हर जगह ट्रांसलेट हो जाता है। उसमें अंतर केवल ये होता है कि इस विषय में ये तो इस विषय में ये। कंसेप्ट जो कंसेप्चुअल लेवल है आंसर राइटिंग का, वो हर एक विषय में एक ही तरह से काम करता है। तो भूगोल के उत्तर में मेरा ख्याल है कि जब तक आप अगर भौगोलिक विशेषताओं को लेकर प्रश्न है या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, रिसोर्सेज को लेकर है, जब तक आप नक्शे के साथ किसी बात को प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक लगेगा थोड़ा ना कि भूगोल का विद्यार्थी लिख रहा है उत्तर। हिंदी साहित्य के बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि क्या हम किसी कवि के बारे में लिखते हैं उसकी कविता का उल्लेख करें, क्या ये ज़रूरी है। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी तो आईएएस एग्जाम देना भी नहीं है, क्यों ज़रूरी है, कौन सी फांसी हो जाएगी आपको उसके बिना। अब आप किसी कवि की विशेषता बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कबीर दास ने इन मुद्दों पर ऐसा विचार दिया था, और विचार के नाम पर ढेला भर आपके पास है नहीं लिखने के लिए। कोई क्यों माने कि आपने ठीक से पढ़ाई की है। आप संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान में एक आर्टिकल आपको पता नहीं है, कैसे भरोसा करें आपके ऊपर कि आपने सच में पढ़ा है। इसलिए जब भी कुछ कहें ठोस तरीके से कहें, और ठोस तरीके से कहने का मतलब है कि प्रमाण देकर कहें। बस प्रमाण उतने ही आए जितना आपकी बात को साबित करने के लिए है, इतने ज़्यादा ना आ जाए कि प्रमाण देखें, बात दिखे नहीं बीच में। कई लोग इतने ज़्यादा प्रमाण देना शुरू कर देते हैं, कोई मीनिंगलेस बात हो जाती है। और प्रमाण का मतलब क्या है, हर विषय में अलग अलग। जैसे पॉलिटी का आंसर लिखते हुए आप संविधान के किसी आर्टिकल या किसी एक्ट के किसी सेक्शन की बात कर सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अनुसार समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया है। अब जैसे आप ये वाक्य लिखेंगे और एक दूसरा वाक्य समलैंगिकता को दुनिया के कई देशों में अपराध माना जाता है, अब भारत में लिखे क्योंकि कन्फर्म नहीं मानते कि नहीं मानते हैं। ये जो गोल मटोल लैंग्वेज है ये काम नहीं करती है। स्पेसिफिक ठोस भाषा, और उसके लिए ज़रूरी है कि प्रमाण आपके हाथ में। फिर आप दिखाना चाह रहे हैं आईआर के पेपर में कि इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा क्या है, या भारत और चीन के बीच में अभी क्या झगड़ा चल रहा है। जब तक आप वहाँ पर मैप बना के नहीं दिखाएंगे, आप सोच के देखिए कि आईआर के उत्तर में एक विद्यार्थी ने भारत चीन विवाद के संदर्भ में मैप बना के समझा दिया कि ये डिस्प्यूट है, इतनी ज़मीन ये है, इतनी ज़मीन ये है, ये रेखा यहाँ से जा रही है, ये रेखा यहाँ से जा रही है, डिस्प्यूट यहाँ है। दुनिया का कोई ऐसा परीक्षक नहीं है जो इस अदा से प्रभावित नहीं हो जाएगा। उसको लगेगा कि इसने बात को ठीक से समझाया है, और जो हवाई तरीके से लिख रहे हैं उनसे कैसे प्रभावित होगा परीक्षक। इसी तरह से यदि आप दर्शन की बात कर रहे हैं, एथिक्स की बात कर रहे हैं और किसी महान विचारक का जिक्र करना है, तो उस महान विचारक की किसी बात को कोटेशन के तौर पर या उसकी पुस्तक का नाम, अगर आप एक वाक्य लिखते हैं कि डार्विन ने कहा है कि ऐसा ऐसा होता है, और आप दूसरा लिखा डार्विन ने अपनी दूसरी पुस्तक द डिसेंट ऑफ मैन ब्रैकेट में 1871 में लिखा है कि पर्यावरण के साथ हमारा संबंध इस तरह से काम करता है, कि आपको लगता है कि परीक्षक पर एक जैसा असर पड़ेगा, असर पड़ जाएगा इस बात का। आप कितना सफाई से प्रभावित कर रहे हैं उसे कि डार्विन ने अपनी दूसरी पुस्तक, इसमें नहीं था कि आपको पता है कि दूसरी पुस्तक है, पहली भी थी, पुस्तक का नाम ब्रैकेट में कौन से वर्ष लिखी गई थी, उसमें ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। तथ्यों की बम्बार्डमेंट नहीं करनी है, बहुत तथ्य नहीं लिखने हैं, पर आपके उत्तर में 2-3-4 ऐसे तथ्य आए जिनको पढ़ के ये एहसास हो कि आपने ठीक से मेहनत की है, हंसी मजाक में नहीं पहुंच गए मुख्य परीक्षा में। और इसी तरह से कहीं कहीं ऐसा हो सकता है, जैसे अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो साहित्य में किसी कविता को कोट करना हो सकता है, किसी लिटरेचर के और किसी पीस को कोट करना हो सकता है, जो भी आपका विषय है उस विषय के हिसाब से आप इसको देख लें। बस ध्यान रखना इनकी भरमार ना हो, ये उतनी ही मात्रा में हो कि आपके लिखे हुए को साबित कर पा रहे हैं। अगर उतना आप लिखते हैं तो परीक्षा की निगाह में आप बहुत प्रामाणिक अभ्यर्थी बन जाते हैं, और ऐसे ही अभ्यर्थियों की तलाश यूपीएससी कर रही होती है। भाषा कैसी हो, भाषा को लेकर 2-3 बेसिक पॉइंट्स केवल समझेंगे, भी बाद में विस्तार में समझेंगे। भाषा में सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है प्रवाह। मतलब जैसे मैं कहता हूँ ना कि उत्तर लेखन सबसे महत्वपूर्ण है, मुझसे कोई पूछे कि उत्तर लेखन की इन सारी बातों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो थोड़ा मुश्किल हुआ मेरे लिए कि मैं पहले वाले को काउंट करूँ या प्रमाण को काउंट करूँ या प्रवाह को काउंट करूँ। लेकिन बहुत नज़दीकी संघर्ष में अंततः शायद मैं प्रवाह को नंबर 1 पर रखूँगा। नज़दीकी संघर्ष है, एक तरफा नहीं है, पर मैं अपनी राय अगर बताऊँगा तो मेरे ख्याल से प्रवाह नंबर 1 पर है, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ उत्तर पढ़े हैं। अगर लिखने वाले की भाषा में प्रवाह हो तो कभी कभी वो प्रवाह में परीक्षक को इस तरह से बहा के ले जाता है कि परीक्षक ये भी भूल जाता है कि उत्तर उस प्रश्न का है ही नहीं जो पूछा गया था। वो खो जाता है कि क्या लिखा है, वाह, और नंबर दे देता है। उसको बाद में रियलाइज होता है, रात को सोते हुए सपने में आता है कि अरे वो तो उस प्रश्न का उत्तर था ही नहीं, और को नंबर दे चुका हूँ। अगर प्रवाह आपके पास है, प्रवाह का मतलब बहते हुए पढ़ा जाए, एक एक शब्द में आपस में लिंक हो, एक एक वाक्य में लिंक हो, हर वाक्य पढ़ते हुए लगे कि पिछले वाक्य का रिजल्ट है और अगले वाक्य की भूमिका है।
अगर ये प्रवाह आपके उत्तर लेखन में, प्रवाह कैसे आता है, बात होगी उस पर, लंबी बात होगी, लेकिन सबसे पहला गुण है प्रवाह। दूसरा गुण है यथासंभव शुद्धता। इस बात को लेकर लोग बड़े नाराज हो जाते हैं। कई बच्चे पूछते हैं क्या शुद्ध हिंदी लिखना जरूरी है? शुद्ध भी नहीं बोलते कम वक्त, क्या शुद्ध हिंदी लिखना जरूरी है? तो मैं बोलता शुद्ध नहीं लिखना जरूरी है, शुद्ध लिखना जरूरी है। ऐसा कई लोग तो गौरव से कहते हैं कि मैं शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाता हूँ, कैसे फर्क पड़ेगा? गलत फहमी है। कई लोगों को ये गौरव का भाव लगता है कि मैं शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाता हूँ, तो हिंदी माध्यम क्यों चूज़ किया था? अंग्रेजी कर लेते। अच्छा, वो अशुद्ध भी नहीं लिख पाते हैं, इसमें तो शुद्ध में दिक्कत है। तो जो भी माध्यम है आपका, जो भी भाषा आप लिख रहे हैं, कहने को कुछ लोग कहते हैं कि साहित्य को छोड़ के बाकी विषयों में फर्क नहीं पड़ता कि आपकी भाषा शुद्ध है या नहीं। ये कहने की बात है, और आनुपातिक अर्थ में बात सही है कि साहित्य के विद्यार्थी के लिए भाषा थोड़ी और शुद्ध हो, साफ सुथरी हो, ये अपेक्षा रहती है। ठीक बात है कि भूगोल का विद्यार्थी, लोक प्रशासन का विद्यार्थी अगर थोड़ा बहुत शब्द गड़बड़ करेगा तो परीक्षक शायद बुरा ना माने, और इसमें जो एजम्पशन है वो ये कि लोक प्रशासन भूगोल का परीक्षक भी शायद थोड़े बहुत शब्द गलत लिखता होगा, संभवतः ऐसा मान लेते हैं। और मैं दावे से आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप आसान किस्म के शब्दों को गलत लिख रहे हैं तो परीक्षक किसी भी विषय का हो, उसका मिजाज बिगड़ जाता है, और यदि उसका मिजाज बिगड़ा तो फिर ऐसा नहीं है कि आपके नंबर नहीं कटेंगे। और शुद्ध लिखने का मतलब दोनों अर्थों में, ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, ना स्पेलिंग मिस्टेक्स। और जो विद्यार्थी आमतौर पर करते हैं वो वर्तनी के मिस्टेक्स ज़्यादा करते हैं। वर्तनी यानी स्पेलिंग। स्पेलिंग मिस्टेक्स कई बार इतनी ज़्यादा होती हैं कि पढ़ते हुए ना हर 5-6 शब्दों के बारे में दिल में किसी ने खरोच लगा दी हो। इतना खुरचेंगे परीक्षक के दिल को तो कैसे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे? और सही भाषा हो तो पढ़ते हुए बड़ा सुख महसूस होता है कि कितना प्यारा लिखा है। और कुछ लोग व्याकरण में गलती करते हैं, जैसे वाक्य रचना में मिस्टेक करते हैं। मतलब वाक्य शुरू कहाँ से हो रहा है, वाक्य खत्म कहाँ हुआ, कोई बीच में लिंक नहीं बन रहा है। भारत के स्वाधीनता संघर्ष में महात्मा गांधी और नेहरू जी का विवाद हो गया हूँ, अगर आप ऐसा वाक्य लिखेंगे, शुरू कहाँ से हुआ, खत्म अचानक कहाँ हो गया, कोई लिंक समझ में नहीं आ रहा, तो परीक्षक क्यों प्रभावित होगा? लंबे वाक्य लिखिए, उसमें दिक्कत नहीं। ऐसा आपसे कोई नहीं कहेगा कि लंबा वाक्य मत लिखिए, बस लंबा वाक्य लिखिए जब लंबे वाक्य की ज़रूरत हो, और उसको अब एक प्रवाह में लिखने। जिनकी भाषा में प्रवाह है वो लंबा वाक्य ही ज़्यादा अच्छा लिखते हैं छोटे वाक्य की तुलना में, इसलिए लंबे वाक्य से परहेज मत कीजिए, लेकिन उसको ठीक तरीके से लिखिए। और भाषा में तीसरी बात है आपकी शब्दावली। शब्दावली के बारे में पहली बात है कि थोड़ी प्रांजल शब्दावली होनी चाहिए। प्रांजल का मतलब है साफ सुथरी सी, साफ सुथरे शब्दों का प्रयोग करें, जो डिसेंट किस्म के शब्द हैं, हल्के शब्द ना लिखें। दूसरा, एक भाव मन में यह आता है कि शब्दावली में हम कैसी शब्दावली इस्तेमाल करें। जैसे एक शब्दावली थोड़ी उर्दू फारसी प्रधान शब्दावली होती है, एक होती है थोड़ी संस्कृत निष्ठ शब्दों वाली शब्दावली, तत्सम शब्द इनको बोलते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ? जैसे वज़ीर आज़म साहब के मिजाज नासाज हैं, एक ये तरीका होता है कहने का। और दूसरा, द प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट फीलिंग गुड, वही बात कही है, कुछ और नहीं कहा है। प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तीनों बातें एक जैसी। अब क्योंकि हिंदी माध्यम है तो इंग्लिश वाला तो चलेगा नहीं, बिल्कुल भी चलेंगे पहले दो, मतलब पहला और तीसरा इनमें से कोई। तो इनमें से कौन सा ठीक है शब्द चयन आपके लिए सिविल सेवा परीक्षा में? वज़ीर आज़म साहब कई मुल्कों की तफरीह पर गए हैं, या प्रधानमंत्री जी कई देशों की यात्रा पर गए हैं? प्रधानमंत्री जी कई देशों की यात्रा पर गए। देखिए, पहली बात तो है कि उर्दू फारसी शब्दावली से बचिए, जीवन में मत बचिए, सिविल सेवा परीक्षा में बचिए। जीवन में इसके बहुत फ़ायदे हैं। जहाँ आपने 3-4 वाक्य ठीक से बोल दिए, 1-2 गज़ल सुना दी, तो शायद वो आपको उपलब्ध हो जाए जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। तो जीवन में तो इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। अच्छे से शेर याद कर लीजिए, सुना दीजिए, उसमें थोड़ा उच्चारण में नक्तों का ध्यान रखिए, उससे अदा आती है और उस अदा के फ़ायदे मिलते हैं जीवन में। वहाँ अगर आपने ऐसा सुना दिया संस्कृत निष्ठ टाइप का, तो बात बिगड़ जाएगी वहाँ पर। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जीवन में उर्दू फारसी चलाइए, परीक्षा में चलाइए संस्कृत निष्ठ हिंदी, क्योंकि जो परीक्षक है इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि उर्दू फारसी वाली जो हिंदी है अब तक वो औपचारिक भाषा के रूप में स्वीकृत नहीं हो पाई है, क्योंकि जहाँ जहाँ उर्दू माध्यम के विद्यार्थी हैं वहाँ भी बहुत सारे शब्द विकसित हुए नहीं, तकनीकी शब्द विकसित नहीं हुए। तो एक ऐसा माहौल है कि अगर आप हिंदी माध्यम में हैं तो आपसे परिष्कृत हिंदी और परिष्कृत में भी थोड़ा तत्सम हिंदी की डिमांड परीक्षक के मन में रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत मुश्किल हिंदी लिखनी है, आसान भाषा लिखिए, लेकिन जब भी आपको शब्दों का चयन करना हो तो उसमें कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा तत्सम शब्दों को प्राथमिकता प्रदान करें। तो प्राथमिकता जैसे शब्द है, तत्सम है, ये यूपीएससी में अच्छा माना जाएगा। और परीक्षक आमतौर पर यूपीएससी में वही हैं जो उस दौर से गुजरे हैं जिस दौर में तत्सम हिंदी को बेहतर माना जाता था। तो उनका माइंडसेट वैसा है कि उनको तत्सम हिंदी ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये मैं अपनी राय नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ बहुत सारे विद्यार्थियों की सफलता विफलता की यात्रा को देखकर। जिनकी भाषा में थोड़ा सा तत्सम टच ज़्यादा था, उनको कुछ अवैध अंक अतिरिक्त रूप से मिले हैं फ़ायदे में। तो फ़ायदा आपको भी नसीब हो, नसीब नहीं हो आपको भी उपलब्ध हो, क्योंकि नसीब हो, हासिल हो, उससे फिर वो मामला वैसा होता है। हाँ, कुछ शब्द जो रोज़मर्रा के जीवन में आ चुके हैं उसमें तनाव नहीं लेना है। जैसे रोज़मर्रा, ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे दिन प्रतिदिन के जीवन में जो शब्द प्रचलित हो चुके हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो शब्द हमारे काम में आते हैं वो शब्द ठीक है, ये ठीक है। सामान्य भाषा लिखिए, लेकिन सामान्य में जहाँ जहाँ चॉइस हो, विकल्प हो, चयन की सुविधा हो, थोड़ा सा तत्सम हिंदी का प्रयोग ज़्यादा कीजिए, तो आप पाएंगे कि उसका फ़ायदा आपको तुरंत मिलना शुरू होगा। तो दूसरा मैंने संकेत कर दिया, तत्समी हिंदी। तीसरी बात है कि अंग्रेज़ी। अच्छा, तत्समी पर आसान, पर सरल। तनाव पैदा नहीं करना है कि आप इतनी मुश्किल भाषा लिख के आएगी, परीक्षा डिक्शनरी खोल के बैठ गए उसके बाद, ऐसा नहीं करना है। आसान किंतु तत्सम की ओर थोड़ा सा झुकाव रहे, इतना ही करना है।
तीसरा है कि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करें या ना करें, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, आप धूमधाम से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जीएस में कई बार ऐसा होता होगा कि आपको अंग्रेजी का शब्द पता है, हिंदी का नहीं पता है। हिंदी का पता भी है तो आपको भरोसा नहीं है कि परीक्षा को पता होगा ही नहीं है, वाला आपको तो पता है। आज मैं ऐसे कुछ प्रश्न लाया हूँ, जैसे अगर पहला ही पेज देखें 2015 में जो पहला प्रश्न है, अगर ये अंग्रेजी में प्रश्न न होता साथ में तो मैं तो नहीं समझ पाता इसका मतलब क्या है, जबकि मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ, हिंदी साहित्य पढ़ता रहा हूँ। देखिए, अपसारी उपागमों और रणनीतियों के बावजूद महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर का दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था। अब मुझे दिक्कत ये होती है कि यूपीएससी के लोग अनुवाद करवाते हैं मंगल ग्रह से, पृथ्वी से नहीं करवाते हैं, जबकि पृथ्वी पर भी अच्छे ट्रांसलेटर्स मौजूद हैं, पर ये जानबूझ के मंगल ग्रह भेजते हैं ताकि ऐसा अनुवाद हो क्या है। इसमें क्या समस्या है? ये अपसारी उपागम पता नहीं आप शायद समझते होंगे, मैं तो नहीं समझता हूँ। जब तक मैं अंग्रेजी में डाइवर्जेंट स्ट्रेटेजीज नहीं पढ़ लूँगा, तब या अप्रोचेज नहीं पढ़ लूँगा, मैं नहीं समझ पाऊँगा। डाइवर्जेंट का मतलब है जिनमें डाइवर्सिटी हो, विभिन्नता हो, वैपरीत्य हो, और अप्रोचेस को दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। उपागम ही क्यों कहा जाए, इतना किताबी अनुवाद क्यों किया जाए? तो मैं इसको लिखना पसंद करता कि विभिन्न दृष्टिकोणों या भिन्न दृष्टिकोणों और रणनीतियों के बावजूद। और आगे देखिए कमाल, मंगल ग्रह की प्राणी ने जो असली कमाल किया है वो क्या है? अंग्रेजी में लिखा है हैड ए कॉमन गोल ऑफ एमरेशन ऑफ द डाउन ट्रॉडन। डाउन ट्रॉडन का अनुवाद किया गया है दलित। डाउन ट्रॉडन का मतलब है जो भी समाज में किसी भी रूप में पीछे रह गया हो, वंचित, डिप्राइव्ड, जो कमज़ोर है वो। प्रश्न है कि दृष्टिकोण अलग थे, रणनीतियाँ अलग थी, किंतु वंचितों को समाज में बेहतर स्थान दिलवाने को लेकर दोनों की कमिटमेंट बराबर थी। और हो गया हिंदी में अपसारी उपागमों और काफ़ी कुछ के बाद दलितों के उत्थान का, दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था। तो ये सब संकट है यूपीएससी में, इसलिए मैं हिंदी माध्यम से कहता हूँ कि वो अंग्रेजी के प्रश्न को भी एक बार हल्का सा देख जरूर लें, क्योंकि परीक्षक नहीं हो सकता उस ग्रह की आबो हवा के हिसाब से अनुवाद किया हो, इस ग्रह पर उसका अर्थ कुछ और चलता हो, तो वो थोड़ा सा देख लेना है। सवाल है कि अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हम कैसे करें, कितनी मात्रा में करें। दो स्थितियाँ हो सकती हैं। एक तो ये कि आपको हिंदी में आता है लेकिन आपको डर है कि वो परीक्षक ठीक से समझेगा या नहीं, आप अंग्रेजी में भी लिखना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अंग्रेजी में ब्रैकेट में किसी शब्द का प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आप जब हिंदी में कोई तकनीकी शब्द लिखें, अगर आपको लगता है कि परीक्षक को दुविधा हो सकती है, आप ब्रैकेट में अंग्रेजी में रोमन लिपि में वो शब्द लिख सकते हैं। कोई भी ऐसा शब्द ले सकते हैं जो भी टेक्निकल शब्द है, तकनीकी शब्द है, उसका प्रयोग इस तरह से आप करें। जैसे आप कहें कि पितृसत्ता ने स्त्रियों के जीवन में बहुत सी संभावनाओं को निषेध किया है। अब पितृसत्ता हिंदी में प्रसिद्ध शब्द है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई अंग्रेजी पढ़ने समझने वाला व्यक्ति पेट्रियार्की समझता है, उस कंसेप्ट को समझता है, पर पेट्रियार्की के लिए हिंदी में पितृसत्ता चल रहा है, शायद उसकी वहाँ तक पहुँच ना हो। तो जब पहली बार आपने लिखा पितृसत्ता, ब्रैकेट में लिखिए पेट्रियार्की, उसके बाद हर बार पितृसत्ता लिखिए, फिर पेट्रियार्की मत कीजिए, क्योंकि परीक्षा को एक बार बस पता लग जाए कि आप इस शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में कर रहे हैं, और उसके बाद उसकी दिक्कत है नहीं। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको लगे पितृसत्ता क्यों लिखो, पेट्रियार्की ही क्यों ना लिख दो, तो आप देवनागरी लिपि में अंग्रेजी के शब्द को सीधा का सीधा लिख के काम चला सकते हैं। आप ऐसे लिखें, पेट्रियार्की ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थितियों को काफ़ी कमज़ोर किया है, ऐसा लिख के आ जाइए, और ऐसा धूमधाम से लिखिए। मतलब इसके लिए ना ब्रैकेट की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की, आप सीधे अपने फ्लो में ही इन शब्दों का प्रयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए ऐसे शब्द को उद्धरण चिन्ह में लिखें। सिंगल जो कोमा होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, एकल उद्धरण चिन्ह में लिखें। इसका मतलब आपने स्पेसिफाई कर दिया कि ये शब्द मैंने किसी और भाषा से लिया है, जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि अनुवाद से वो मर्म नहीं आ पा रहा जो मर्म मुझे इसका व्यक्त करना है। इस तरह से लिखने में कोई समस्या नहीं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप अंग्रेजी का शब्द लिखना चाहें, रोमन लिपि में ही लिखना चाहें, और उसका हिंदी अनुवाद ना आता हो तो बिना ब्रैकेट के ही लिखना चाहें, और आप कहना चाह रहे हैं कि पेट्रियार्की ने भारत के, ऐसे करके लिखना चाह रहे हैं। ये भी असंभव नहीं है, कभी कभार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर कभी कभार, जैसे एक पूरे प्रश्न में आपने एक आध जगह ऐसा किया, कोई परीक्षक बुरा नहीं मानेगा। परीक्षक इतने मनहूस नहीं है कि वो ढूंढ रहे हैं कहाँ इसके नंबर काटें, ऐसा नहीं होता है। परीक्षक चाह रहे हैं कि आपका मूल्यांकन करें, और यदि एक आध शब्द, तकनीकी शब्द आपने अंग्रेजी में लिख दिया, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो बस देखेंगे कि आपका कंसेप्ट कितना स्पष्ट है, कितने अच्छे तरीके से आप बात कह पा रहे हैं, इतना ही। जब तक उनको शक ना हो जाए कि इसका मीडियम हिंदी है कि अंग्रेजी हो गया, समझ नहीं आ रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक बार, दो बार एक उत्तर में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग रोमन लिपि में करेंगे तब भी दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा करने से बचिएगा। ये हुआ शब्दावली का मसला। अंतिम बात है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब ये है कि परीक्षक को आपका उत्तर दिखे कैसा, उत्तर है कैसा अलग बात है। जैसे होता है ना कि इंसान है कैसा, बात की बात है, इंसान दिख कैसा रहा है पहले तो वो बात है। सूरत और सीरत में ज़्यादा महत्व सीरत का है, पर पहले क्या सामने आता है, सूरत। और जिस व्यक्ति से लंबी बातचीत ना हो, अंत में भी सूरत ही रहती है। किसी को आपने देखा, देखते रहे और वो चला गया, सीरत आई ही नहीं जीवन में कभी आपके सामने, सूरत ही आई, सूरत ही चली गई। सूरत पर आप मुग्ध होकर गाना गाते रहे, ड्रीम गर्ल, ड्रीम बॉय गाना गा रहे हैं, क्योंकि आपने केवल सूरत देखी, सीरत का नंबर आया ही नहीं, बात ही नहीं हुई। तो जब आपकी उत्तर पुस्तिका खुलेगी ना, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने मतलब हज़ारों की संख्या में उत्तर चेक किए हैं यूपीएससी के लिए, क्योंकि मेरा रोज़गार ही है, कुछ करना होता है। और मेरे पेरेंट्स संयोग से विश्वविद्यालय में पढ़ाते रहे हैं, तो वो भी, उनके भी जीवन का एक बड़ा हिस्सा उत्तर पुस्तिकाएँ चेक करने में गुजरा है। घर में चेक करते थे, मैं देखता था कैसे चेक करते हैं। तो मैंने पाया कि मिजाज हर परीक्षा का एक जैसा होता है। अब जैसे मेरा हो गया, पहले उनका हुआ करता था। अगर उत्तर दिखने में सुंदर है तो मन करता है कि पढ़ें इसको। ठीक वैसे यदि कोई व्यक्ति दिखने में कैसा है, लुभावना है, लुभावना भले ना हो लेकिन कम से कम ठीक है, प्रेजेंटेबल है कम से कम,
तो आपका मन होगा कि इससे बात की जाए, या अगर वो आपसे बात करना चाह रहे हैं आपका मन होगा कि चलो बात कर लेते हैं। अगर दिखने में ही भुतहा टाइप का लग रहा हो मान लीजिए कोई, और भुतहा इसलिए नहीं कि उसको संयोग से प्रकृति ने ऐसा बना दिया है, उस सेंस में नहीं। अगर आपको ये लगे कि उसके भुतहा होने में उसी का रोल ज़्यादा है, प्रकृति का नहीं है, ईश्वर की मिस्टेक नहीं है, उसका अपना रोल ऐसा है, झाड़ झंखाड़ बढ़ा के एकदम घूम रहा है, और आपको लग रहा है कि मैं चिड़ियाघर में हूँ या मैं बाहर हूँ, आदि मानव टाइप का लग रहा है, बन मानुस बन के कोई आ गया है। उसके विचार हो सकते हैं बहुत महान टाइप के हों, लेकिन विचार तो 2-4-5 मिनट के बाद आएंगे, उससे पहले तो बदबू आएगी और आप वो बदबू देख के ही भाग जाएंगे, तो बात कैसे बढ़ेगी आगे। इसलिए सुदर्शन व्यक्तित्व जैसे ज़रूरी होता है, साफ सुथरा सा दिखे। उसके बाद आपके अंदर उत्साह बढ़ता है, जिज्ञासा बढ़ती है, उत्सुकता बढ़ती है कि इसे और जानते हैं। ठीक वैसे अगर उत्तर आपका सुदर्शन है, दिखने में सुंदर है, तो परीक्षक के मन में उत्साह आता है कि लगता है अच्छा लिखा होगा, इसे पढ़ा जाए। और यदि आपकी हैंड राइटिंग ऐसी है कि सिंधु घाटी के बाद आपका ही नंबर आने वाला है कि इसको पढ़ने के लिए परीक्षक रात दिन एक किए होंगे और पढ़ नहीं पाए, तो फिर आप मान के चलिए परीक्षक सिर दर्द की दवाई खाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चाय पीता है उसके बाद, और जितना वो अपना नुकसान करता है तो नुकसान हिसाब तो बराबर करेगा किसी से, किससे करेगा हिसाब बराबर? आपसे ही करेगा। मैं तो क्या करता था, बहुत गंदी हैंड राइटिंग का उत्तर होता था ना, उसको लास्ट में रखता था, सबसे अंत में। अच्छी हैंड राइटिंग वाला है, चेक किया, अच्छे से किया। मैं बहुत तटस्थ होने का प्रयास करता हूँ, और मैं उस प्रोसेस को समझने में रुचि रखता हूँ कि व्यक्ति तटस्थ कब नहीं रह पाता है। जब हम इंटरव्यू का बोर्ड बैठाते हैं तो उसमें 5 मेंबर्स बैठा करते थे, कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ। 4 मेंबर्स कौन होते थे? कोई विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर हैं, कोई भारत सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सीनियर IAS ऑफिसर्स और सीनियर प्रोफेसर्स, और 5वां मैं बैठता था। मैं इसलिए कि मैं कोऑर्डिनेट करता था डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। सवाल वो लोग ज़्यादा पूछते थे, मेरी ज़्यादा रुचि थी मूल्यांकन करने में, कहाँ कोई बच्चा मिस्टेक कर रहा है, तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता था कि वो लोग कहाँ सब्जेक्टिव हो रहे हैं। तो मैंने उनसे बाद में कहा भी, वो शर्माने लगे इस बात को सुन के। मैंने अक्सर पाया, अक्सर मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मैंने हमेशा पाया, दरअसल मैंने हमेशा पाया कि सुंदर दिखने वाले व्यक्तियों को उन सब ने हमेशा ज़्यादा नंबर दिए, जब तक कि उस व्यक्ति ने खुद अपना कबाड़ा न किया हो। अगर वो सुंदर दिखता है, और मैं इसमें जेंडर को भी शामिल करके बोल रहा हूँ, मैं उसे खारिज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको बिल्कुल खारिज नहीं कर रहा हूँ, मैं कर भी नहीं सकता हूँ इस बात को खारिज, क्योंकि मनोविज्ञान जो है ना, मनोविज्ञान के सब बंदी हैं, मनोविज्ञान के सब क्या हैं, उसके शिकार हैं। अगर बोर्ड मेंबर्स में 5 या 4 पुरुष बैठे हैं, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है किसी फीमेल कैंडिडेट को। इसका रिवर्स भी हो सकता है, अगर 5 स्त्रियाँ बोर्ड में बैठी हैं, एक स्मार्ट सा पुरुष इंटरव्यू देने गया है, तो संभावना बनती है कि 10-12 नंबर तो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, इस भाव से कि है तो सुंदर, कुछ भी कहो। ये भाव चेतन मन में नहीं होता, अब चेतन अचेतन में रहता है, पर मूल्यांकन की प्रक्रिया में अचेतन वाला भाव ठीक ठाक काम करता है, ऐसा असर पैदा करता है। मैंने फील किया कि एक सुंदर व्यक्ति ठीक ठाक उत्तर देके वैसे ही नंबर ले रहा है जितना एक कम सुदर्शन व्यक्ति बहुत अच्छे उत्तर देने के बाद ले पा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा बाद में, मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है कि उसको आपने खुद कहा कि ठीक ठाक है और नंबर दिए इतने सारे, इसके बारे में आपने कहा कि बहुत अच्छा है लेकिन नंबर इतने दे रहे हैं। तो मुस्कुरा के चुप हो जाते थे। सीनियर थे, मैं उनसे क्या बोलता, बोले वहाँ भी ऐसे ही होता है, UPSC में भी ऐसे ही होता है। बोले मुझे चुप करने के लिए बोले कि वहाँ भी ऐसे ही होता है। मैं चुप हो गया, पर उत्तर चेक करते हुए मैंने इसको खुद महसूस किया कई बार कि हैंड राइटिंग अगर अच्छी है तो मेरे हाथ से 2-3 नंबर फिसल ही जाते हैं, और हैंड राइटिंग खराब हो तो हिसाब बराबर किए बिना मन नहीं मानता है। एक तो उसको अंत में रखता हूँ, लास्ट में जब 3-4 छठे हुए उत्तर रह जाते हैं फिर उनको निकालता हूँ, जब कोई चारा नहीं बचता है, फिर बहुत दुख के साथ उनको पढ़ता हूँ, तनाव लेके पढ़ता हूँ, और अंत में एक खास तरीका अपना लेता हूँ कि 2-3 लाइनें पढ़ी, बाकी अनुमान कर लिया और नंबर दे दिए। ये तरीका UPSC भी करती है, सारी जगह होता है। UPSC के बहुत नामी परीक्षक हैं, नामी अध्यापक हैं, आपने उनकी किताबें पढ़ी हैं, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि कॉन्फिडेंशियल मामला है। वो कॉपी चेक करते हैं, तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि आप कॉपी चेक करते हो क्या क्या ध्यान रखते हैं? उन्होंने कहा कि रेयरली ऐसा होता है कि मैं उत्तर पढ़ता हूँ। ये उनका पहला वाक्य था, रेयरली ऐसा होता है कि मैं उत्तर पढ़ता हूँ। मैं उत्तर तभी पढ़ता हूँ जब किसी में दम हो कि उत्तर पढ़वा दे मुझसे। तो बोले 10, 20, 30 कॉपीज़ में से एक आध कॉपी ऐसी होती है जो मुझे मजबूर करती है कि मैं उत्तर पढ़ूँ, वरना मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैंने फिर अब बिना पढ़े कैसे, मतलब अकड़ बकड़ बम्बे वो ऐसे नंबर देते हैं, कैसे नंबर देते हैं, कोई तो तरीका होगा? बोले हाँ तरीका है, हर उत्तर पुस्तिका का पहला उत्तर पढ़ता हूँ और ये मान के चलता हूँ कि वो उसका बेस्ट लेवल है। आजकल तो वो तरीका संभव नहीं रहा, पहले तो ये था कि आप क्रम बदल सकते थे उत्तरों का, तो हर व्यक्ति अपने सबसे अच्छा उत्तर सबसे पहले लिखता था। बोले मुझे लग जाता था कि ये इसका बेस्ट लेवल है, और मैंने अनुमान कर लिया कि ये 10 में से 6 के लायक है, तो 6 बेस्ट लेवल है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये 6 से लेकर 4 तक जाएगा, और धीरे धीरे उसी अनुपात को कम करते हुए नंबर देता रहता था। पहले मान लीजिए 60 है, 36 नंबर दिए, 60%, अगले में कर दिया 55, 52, 50, 48, 46, 44, 40, खत्म, पढ़ाई की उत्तर। ऐसे बहुत परीक्षक हैं, पढ़ते पढ़ते नहीं, एक उत्तर पढ़ा या हर उत्तर की शुरू की 4 लाइनें पढ़ी, उससे अनुमान कर लिया। और ये मान के चलिए कि परीक्षक के लिए उत्तर चेक करना बहुत झंझट वाला काम है, उसका मन नहीं करता उत्तर पढ़ने का, और उसके ऊपर आपने हैंड राइटिंग ऐसी बना दी है कि वो समझ नहीं आ रहा किस ग्रह से लिखवा के लाए हैं। अगर आप इसके बाद ये सोचते हैं कि कोई आपका उत्तर पढ़ेगा तो पहली गलतफहमी यही है, पढ़ेंगे नहीं आपका उत्तर, मुश्किल होगा। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपका उत्तर दिखने में कैसा है, दिखने में स्मार्ट होना चाहिए आपका उत्तर, कि उसको देख के मन हो कि पढ़ा जाए इसको। तो उसकी बहुत सारी तकनीकें हैं, उसकी तकनीकों पर हम आएंगे, लेकिन अभी के लिए केवल एक संकेत मैं कर रहा हूँ कि यदि आपने अपनी उत्तर पुस्तिका को ठीक से सजाया हुआ है तो मान के चलिए कि उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सजावट का एक नियम होता है, एक सीमा से ज़्यादा सजाते हैं किसी को भी तो आपको पता है कि वो मतलब खराब लगने की स्थिति आ जाती है। ऐसा होता है ना, कोई बहुत रूपवान व्यक्ति थोड़ा बहुत सजे तो और रूपवान हो जाता है,
अगर थोड़ा और सजे और सजे और सजे तो पता है आपको वो कैसा लगने लगता है उसके बाद। समझ रहे हैं ना मैं? हाँ। तो ऐसे ही उत्तर के साथ भी है, थोड़ा बहुत सजाएंगे तो सौंदर्य निखर के आएगा, ज़्यादा सजा दिया तो फिर वो अजीब किस्म का, विद्रूप किस्म का सौंदर्य होगा, गंदा सौंदर्य हो जाएगा, छिछला सौंदर्य हो जाएगा, ऐसा ना लगे। आपने कई लोगों को देखा होगा सुंदर बनने के चक्कर में भौंडे बन जाते हैं एकदम, देखा है ऐसा कभी? सुंदर बनने के अतिरिक्त प्रयास में भौंडे बन गए। तो उत्तर भी सुंदर बनने के सीमित प्रयास तक रहे तो ठीक है, वरना भौंडा बन सकता है। तो इसमें कुछ पक्ष केवल संकेत के लिए बता दूं, फिर हम एक एक करके उनकी बात कर लेंगे। जैसे प्रस्तुतिकरण में आपके पैराग्राफ का प्रयोग कैसा है, आपने डायग्राम्स का यूज़ किया या नहीं किया, डायग्राम्स का, ग्राफ्स का, पाई डायग्राम का, वेन डायग्राम का, इन सब का प्रयोग किया या नहीं किया, नक्शों का प्रयोग किया या नहीं किया, आपने जो पेन यूज़ किया, पेन किस कलर का यूज़ किया, किन कलर्स के पेन यूज़ किए, कौन सा पेन, जेल पेन यूज़ किया या बॉल पेन यूज़ किया, ये जो सारे पक्ष हैं, इन सारे पक्षों को मैं कह रहा हूँ कि आपका प्रस्तुतिकरण कुल मिलाकर कैसा है, ये एक पक्ष बनता है। और यदि आपका इन सारे पक्षों पर ठीक ठाक पकड़ है तो फिर मैं कई विद्यार्थियों को ऐसा बोलता हूँ कि अगर ईश्वर बीच में आ गया तो अलग बात है, वरना आपको आईएएस बनने से कोई रोक नहीं सकता। और ये बात बहुत आसान है। मेरा ख्याल है कि आईएएस जितना हुआ है दरअसल ये बहुत ही आसान एग्जाम है, बस आपको थोड़ा सा लिखने की क्षमताओं को डेवलप करना है, उसके बाद इस एग्जाम में कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से आप आईएएस बन सकते हैं। तो ये एक बेसिक चर्चा हमारी पूरी हुई।